सरमाया की कीमत 10 रुपए है, यानी इन अदर वर्ड्स अगर 10 लोग मिलकर 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये 100 रुपए का सरमाया जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। और ये 10 लोग जिन लोगों ने ये सरमाया जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अपने अपने 10-10 रुपए दिए हैं, ये सारे 10 लोग जो है कंपनी के मालिकान या शेयर होल्डर कहलाएंगे, वेयर ईच पर्सन इज होल्डिंग 1 शेयर ऑफ दैट कंपनी। उम्मीद है कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं और शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इस वक्त यहां पर एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट मैं यही देने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कंपनी के लिए, और ये बात आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर वो सारा तरीकाकार आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पब्लिक के अंदर जो है, अगर ये पब्लिक कंपनी है, आप पब्लिक को बताते हैं कि कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, और इसके लिए जो है जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज एन ओनर, एज अ शेयर होल्डर, तो वो किस तरीके से जो है कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ये सारे एक डिटेल प्रोसेस है जो आप लोग कंपनी लॉ के अंदर इंशाल्लाह ताला अब से कुछ अर्से बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर मकसद ये था कि आप लोगों को पता हो कि कंपनी के अंदर सोल प्रोप्राइटर के अंदर सारा का सारा कैपिटल जो है वो देता है सोल प्रोप्राइटर, और उसमें कोई कैद भी नहीं होती कि वो कितना कैपिटल दे सकता है। वो रोजाना उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करे, हर साल करे, बस एक बार की उसके बाद कभी नहीं की, ये सारी उसकी सवाबदीद होती है। पार्टनरशिप के अंदर भी इसी तरह ही होता है कि कोई खास ऑथराइज कैपिटल नहीं होता, बल्कि पार्टनर्स जो है वक्तन फवक्तन अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट मजीद कर रहे होते हैं। या तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उनके अंदर एग्रीड होता है कि इस तरीके से हम लोग जो है इस इंटरवल के अंदर कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, या किसी और तरीके से वो इस चीज को देख रहे होते हैं। कंपनी के अंदर एक ये फर्क होता है कि कंपनी का एक ऑथराइज्ड कैपिटल, जो प्रोमोटर्स होते हैं, उन लोगों ने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यह बात गवर्नमेंट को बतानी होती है कि भाई हमारा ये बिजनेस है, जो कि उसके ऑपरेशनल क्लॉज से पता चलता है। ऑपरेशनल क्लॉज बेसिकली ये बताता है कि आपका असल काम क्या होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसके ऑपरेशनल क्लॉज के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन आप लिखेंगे कि हमारा जो बिजनेस होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा। और इस काम को आपने शुरू किस सरमाए से करना है ये बात हमें बताएगा हमारा कैपिटल क्लॉज। आप इसको बढ़ा सकते हैं बाद में, लेकिन वो एक अलग एक प्रोसीजर है, और इसको कम भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है। और ये सारे प्रोसीजर्स आप लोग कंपनी लॉ में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ हमारा मकसद उसके ऊपर डिस्कशन करना नहीं है। तो आपने क्या किया कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल था उसको डिफरेंट शेयर्स के अंदर डिवाइड किया, और हर शेयर की एक वैल्यू को आपने डिफाइन कर दिया। तो आपने कहा कि हमारी जो कंपनी होगी ट्रांसपोर्टेशन की, उसके 10 शेयर्स होंगे, हर शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। अब आप खुद ही देख लें कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। अब अगर एक बंदा 10 रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो वो एक शेयर का मालिक तस्वुर किया जाएगा या 10% का मालिक तस्वुर किया जाएगा। ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है ना देखने के लिए, कि या तो वो एक शेयर का मालिक तस्वुर किया जाएगा आउट ऑफ 10, या पूरी कंपनी की 10% शेयर होल्डिंग जो है वो उसकी समझी जाएगी। और शेयर होल्डर इज दैट पर्सन हु होल्ड्स और परचेजेस 1 शेयर और मैनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। जो शख्स जितने शेयर्स का मालिक होगा, ऑब्वियसली वो उसके उतने पैसे वो देगा, और उतने शेयर्स का वो मालिक समझा जाएगा, और उतनी ज्यादा उसकी कंपनी के अंदर से होगी। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया कि शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर क्या होता है, और हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो एक बात तो ये थी जिसके अंदर कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से डिफर करती। नंबर ऑफ शेयर्स जितना बंदा होल्ड करेगा वो उतने परसेंट शेयर होल्डिंग का मालिक है, यानी कि वो कंपनी के अंदर उतना ज्यादा ओनर है। फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 के 10 शेयर्स परचेज कर ले तो इसका मतलब ये है कि वो तने तनहा कंपनी का मालिक है। और ऐसा मुमकिन है, कंपनीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनका जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ओनर होता है। ऐसी कंपनीज को सिंगल मेंबर कंपनी बोलते हैं। और इसी तरह जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज होती हैं तो उसके अंदर ओनरशिप के ऊपर आप कोई कदम नहीं लगाते कि भाई इतने मैक्सिमम जो है वो ओनर्स होने चाहिए। ओनर्स बेतहाशा अनगिनत हो सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि
इसको इरेज करके इंशाल्लाह ताला हम दूसरी बात फिर आगे करते हैं। तो दूसरी बात कंपनी के हवाले से ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है लीगल रिकग्निशन के अतबार से, जब ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के हवाले से भी जो बात थी, अगर उसमें कोई तशनगी बाकी रह गई हो तो वो भी आराम से इसमें इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। तो कंपनी जो है इसको लॉ रिकग्नाइज करता है एज अ सेपरेट लीगल पर्सन। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मतलब है। तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पर्सन तीन किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन्स, जिस तरह के मैं और आप हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम नेचुरल पर्सन्स हैं। एक होते हैं हमारे पास सुपर नेचुरल पर्सन। सुपर नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं? ऑब्वियसली ये भी नेचुरल होते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है, लेकिन इनके अंदर कुछ सुपर क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे आपके फरिश्ते हो गए, या इसके अंदर जो है वो जन्नात आ जाते हैं, ठीक हो गया। और तीसरी जो कैटेगरी होती है पर्सन्स की, वो होते हैं जनाब आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल कहते हैं मैन मेड को, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको कुदरत ने तो वजूद नहीं दिया, लेकिन इंसान ने उसको इंसान का दर्जा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, अब कंपनी बिल्कुल इन द साइट ऑफ लॉ एक सेपरेट पर्सन है, जैसे कि मैं और आप एक पर्सन है। यानी कि कंपनी जब किसी एग्रीमेंट के अंदर दाखिल होगी तो कंपनी का एग्रीमेंट तस्वुर किया जाएगा, वो कंपनी के मालिकान के एग्रीमेंट तस्वुर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी अगर कोई चीज उधार पर परचेज करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो बिजनेस है बेसिकली ये बिल्कुल उनके मालिकान से अलग तस्वुर किया जाता है। इसको जो है लॉ के अंदर जो इसके लिए लफ्ज बोला जाता है वो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये जो चीज है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बिल्कुल एक सेपरेट पर्सन है, और जो काम एक अलहदा शख्स, एक इंडिविजुअल शख्स कर सकता है, कंपनी भी वही काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल लेन देन के अंदर, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को एंगेज करना, कंपनी जो है वो उधार ले सकती है अपने नाम पर, कंपनी अपने नाम के ऊपर एसेट्स परचेज कर सकती है, और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, बेसिकली जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है, हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस है ये बेसिकली कंपनी का बिजनेस है, यानी कि कंपनी है जो बिजनेस है, इट इज अ कंपनी, इट इज अ सेपरेट पर्सन, और इसके ऊपर जो भी इसके प्रॉफिट्स होंगे, जो भी टैक्स होगा वो कंपनी पे करेगी, और उसके बाद जो टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो फिर कंपनी के मालिकान के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये तमाम तफसीलात इंशाल्लाह ताला जैसे हम आगे अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे तो तब भी हमें समझ में आती रहेंगी, लॉ पढ़ेंगे तो हमें तब भी समझ में आती रहेंगी। आप लोगों की अब ये फील्ड यही है, इस वजह से अगर अभी कोई बात नहीं भी प्रॉपर तरीके से समझ में आई तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बातें ऐसी खुलेंगी कि आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा इन तमाम बातों से, ठीक हो गया। तो ये दूसरी बात थी कि कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, वेयर एज अ सोल प्रोप्राइटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल पर्सन। सोल प्रोप्राइटर का अपना कोई लीगल वजूद नहीं है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो अपने मालिक के साथ अपना वजूद रखता है। मालिक इधर उधर हो गया, उसकी डेथ हो गई या उसने बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस उसी वक्त खत्म हो जाएगा। दूसरी बात पार्टनरशिप के हवाले से, पार्टनरशिप भी अलहदा से लॉ उसको एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता। पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी पार्टनरशिप छोड़ देते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग से, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई एक आध पार्टनर चला जाता है, वो पार्टनरशिप बिजनेस भी वहीं खत्म हो जाएगा, नए सिरे से डीड जो है वो लिखनी पड़ेगी। जबकि कंपनी के अंदर इस तरह से होता है कि कंपनी के मालिकान जो है बदस्तूर चेंज होते रहते हैं। आज मैंने एक शेयर खरीदा, कल मैंने किसी और को बेच दिया, अब मैंने जिसको बेचा अब वो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो कंपनी का मालिक है, मैं अब शेयर होल्डर नहीं रहा, लिहाजा जो मेरे साथ कंपनी के मालिकाना हकूक जो है वो वाबस्ता थे वो मैंने उसको दे दिया, अब मैं कंपनी का मालिक नहीं रहा, वो बंदा अब कंपनी का मालिक बन चुका है।
तो कंपनी की ओनरशिप जो है वो चेंज होती रहती है बदस्तूर, और इस चीज को लॉ के अंदर कहा जाता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके मालिकान जो हैं वो कौन है, कितने हैं। एक दिन एक बंदा मालिक है तो दूसरे दिन दूसरा बंदा मालिक बन सकता है। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की जो है उसका कारोबार भी चलता रहता है और कंपनी भी एग्जिस्ट करती रहती है, अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएं कि कंपनी का वजूद जो है वो बाकी रखना नामुमकिन हो जाए। तो यहाँ तक इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी बात को जो है वो समेटते हैं। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कंपनी के बारे में कुछ और बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी कंपनी का जो टॉपिक है वो हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर उम्मीद ये करूँगा कि हमारा जो ये सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस का वो भी इसके साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल देन इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।